जब तक आपकी ऐसी सिचुएशन ना बने कि दोनों ही मानना पड़ जाए आपको कि प्रोसेस और प्रोडक्ट दोनों है, तो वो एक स्थिति, ये ऐसी स्थिति है जो एग्जामिनर पर बहुत हद तक डिपेंडेंट है। जैसे कि हम डेवलपमेंट को नॉर्मल केस में कॉन्टिन्यूअस मानते हैं, सतत मानते हैं, लेकिन जब प्याजे की बात आती है तो हम कहते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस भी चलेगा क्योंकि स्टेजेस में तोड़ के दिया है, तो वो बहस है अपने आप में। ठीक है, इतनी बात होपफुली आपको क्लियर हो गई होगी। तो इट कैन बी बोथ, बट नॉर्मल केस में प्रोसेस है लर्निंग। ठीक, व्यवहारवाद इसको प्रोडक्ट की तरह देख सकता है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी, इसको प्रोडक्ट नहीं मानना है अनटिल अनलेस सिचुएशन ऐसी आए कि दोनों मानना पड़ जाए, प्रोडक्ट भी है और प्रोसेस भी है। तो नॉर्मल केस में आप प्रोसेस ही मानेंगे या व्यवहारवाद लिखा हो तब ये बात को आप ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9। तो ये बहुत लोगों का डाउट था जो मैंने क्लियर कर दिया। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, ये क्या कहता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज फोस्टर्ड बाय, यानी समस्या समाधान जो है वो किसको बढ़ावा देता है, समस्या समाधान किसको बढ़ावा देता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग किसको बढ़ावा देता है, या बेहतर किससे होती है, समस्या समाधान किससे बढ़ावा लेता है, ये भी कह सकते हो आप इसको कि प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी बेहतर होगी किस एक प्रक्रिया से, डाइवर्जेंट थिंकिंग से। जब आप दिशाओं में सोच रहे होंगे मल्टीपल सॉल्यूशन, बात तो सही है, तो आप जब दिशाओं में सोचते हैं एक प्रॉब्लम के बारे में आप 50 सॉल्यूशन सोच रहे हैं तो एक तो निकल ही आएगा, 50 ऑप्शन सोच रहे हैं तो ये तो सही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग बेहतर होती है आप सारे चिंतन यानी दिशाओं में सोचने से। पैसिव इमिटेशन, पैसिव इमिटेशन या जहां बच्चा निष्क्रिय है वहां से कुछ बेहतर नहीं हो रहा, यानी कार्यात्मक स्थिरता, फंक्शनल फिक्सनेस, ये हिंदी में ऊपर नीचे हो गया है, ये सेकंड ऑप्शन है हिंदी में और ये थर्ड है। ठीक, तो अगर हम देखें निष्क्रिय अनुसरण, यानी बस बैठ के बच्चा पैसिवली इमिटेट कर रहा है, नकल कर रहा है, तो वहां कुछ नया नहीं सोच रहा, और नया नहीं सोच रहा तो कोई नया समाधान भी नहीं निकलेगा, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होगी, रटना होगा सिर्फ, और रटंत विद्या चलंत नहीं, तो हम रोट लर्निंग के साथ तो जाएंगे ही नहीं। फंक्शनल फिक्सनेस भी अगेन आपको लगता है कि एक ही तरीका है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। रिस्पॉन्स सेट फिर भी सेम ही तरीके पे आप अटके पड़े हैं, आपका रिस्पॉन्स सेट हो गया है, जैसे मम्मी का या घर वालों का हो जाता है कि कोई भी दुनिया की समस्या हो, जड़ जो है वो फोन है, तो वो रिस्पॉन्स सेट हो गया उनका। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन यहां पे एक ही सही है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी बच्चा जहां एक्टिव है वही ऑप्शन सही है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, दिशाओं में सोचने में जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग बढ़ेगी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10, फटाफट से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है समझते हैं। ठीक है, आए आगे देखो, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, तो अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग्स थ्योरी, यानी कोहलबर्ग की थ्योरी के अनुसार जो उन्होंने मॉरल डेवलपमेंट नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, सही और गलत के सिद्धांत के बारे में, एट व्हाट स्टेज आर चिल्ड्रन सेल्फ सेंटर्ड एंड सी देयर ओन बेनिफिट इन डूइंग समथिंग, किस स्टेज पे बच्चे जो है सेल्फ सेंटर्ड हैं, यानी कि स्व केंद्रित हैं, खुद पे ही ध्यान है उनका, और गिव एंड टेक, या फिर उनको क्या मिलेगा किसी काम में, बात पे वो ध्यान देते हैं। ठीक, तो वो अपना फायदा देखते हैं बेसिकली किसी भी एक्शन में, तो किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट, मुझे क्या मिलेगा, अच्छा मैं दुकान से सामान ले तो आऊं, रिश्तेदार आए हैं नमकीन बिस्किट लेकर के आनी है ना, लेकिन वो तब होगा जब मुझे भी कुछ, एक चॉकलेट तो मिले या फिर एक टॉफी तो मिले, 2 रुपए मुझे भी दोगे 5 रुपए के सामान में, मतलब थोड़ा ज्यादा परसेंटेज हो गया, बट मे बी 100 रुपए के सामान में 2 रुपए 5 रुपए मिल जाए। ठीक, और ये वाला जो ऑप्शन है वो खुद का सेल्फ इंटरेस्ट, कि मैंने तुझे कल टिफिन दिया था, मुझे क्या मिलेगा भाई, है मुझे भी आज टिफिन खिला अपने वाला, क्योंकि मैंने भी कल तेरे साथ शेयर किया था, मैंने तेरे को पेंसिल दी थी, तू मुझे पेन दे, या मुझे शार्पनर दे, इरेजर दे, यानी वो हर चीज में उसको गिव एंड टेक चाहिए, सेल्फ इंटरेस्ट, मुझे क्या मिलेगा ये वो देखेगा। तो फर्स्ट स्टेज में ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहां तो वो दंड से बचने के लिए आज्ञा का पालन करता है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस कहते हैं। 8 स्टेजेस हैं कोहलबर्ग की, 6 स्टेजेस हैं, सॉरी 3 लेवल हैं, 6 स्टेजेस हैं, हर एक लेवल पे 2 स्टेजेस हैं। ठीक, मैं एरिक्सन पे चली गई थी। एट द सेकंड स्टेज, हाँ फर्स्ट लेवल के सेकंड स्टेज में ऐसा होता है, म्यूचुअल एक्सचेंज की अवस्था कहते हैं इसको, गिव एंड टेक, जहां बच्चा कुछ भी करेगा तो वो अपना फायदा पहले देखेगा। थर्ड स्टेज में तो गुड बॉय नाइस गर्ल, आप उसको कह दो कितना अच्छा राजा बाबू है मेरा, तो है ना, कितना गुड बॉय है, तो वो उतनी तारीफ में ही बेचारा जो है बिक जाएगा, या मतलब खुश हो जाएगा। एट द फिफ्थ स्टेज में तो फिर इन सब के परे चला जाता है इंसान, तो ये है प्री कन्वेंशनल लेवल और सेकेंड स्टेज, पूर्व परंपरागत स्तर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा और बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है भाई, फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इन इन्फेंसी, यानी समीपस्थ दूरस्थ विकास जो है इन्फेंसी में, यानी शैशवावस्था में, जन्म से 2 वर्ष में, कौन सा एक ऑप्शन है जो प्रॉक्सिमो डिस्टल और आपका सेफेलोकॉर्डल, ये 2 दिशाएं हैं, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन के अंदर आती हैं, दिशा के सिद्धांत के अंदर। ठीक, तो अगर हम बात करें कि विकास की दिशा कैसी होती है, तो 2 प्रकार होते हैं उसमें,
सेफेलोकॉर्डल हेड टू टो, लॉन्गिट्यूडिनल भी कहते हैं जिसको, सर से पैर जाना। पहले बच्चा गर्दन संभालना सीखता है, फिर बैठना सीखता है, फिर खड़े होना, फिर चलना, तो सर से पैर की ओर विकास जा रहा है, यह है सेफेलोकॉर्डल। सेफेल का मतलब ही होता है खोपड़ी, सिरोध पदोन्मुखी कहते हैं हिंदी में। प्रॉक्सिमो डिस्टल है जो यहाँ पे पूछा है, जो दूसरा है नियर टू फार या सेंटर टू आउटवर्ड, समीप से दूर की ओर, यानी आपकी बॉडी के सेंटर से दूर की ओर, आपकी रीढ़ की हड्डी, आपका हार्ट है ना, ये आपके शोल्डर्स से बाहर की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे, द लिम्स कंटिन्यू टू ग्रो फास्टर देन दी हैंड्स एंड फीट, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू टो। तो ये तो सेफेलोकॉर्डल हो गया, क्या हो गया, सेफेलोकॉर्डल हो गया, तो ये तो होगा ही नहीं, यहाँ पे प्रॉक्सिमो डिस्टल पूछा है, तो दूसरी दिशा है। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज अकर्स रैपिडली एज इट इज अ सेंसिटिव पीरियड फॉर डेवलपमेंट। देखो यहाँ पे ये कोई पीरियड जन्म से 2 वर्ष की बात थोड़ी हो रही है, ये तो 2 से 6 वर्ष में होता है लैंग्वेज के लिए सेंसिटिव, के सबसे तेजी से भाषा का विकास होगा अर्ली चाइल्डहुड, इन्फेंसी में नहीं। इन्फेंसी जन्म से 2 वर्ष, वो है 2 से 6 या 3 से 6 वर्ष। फोर्थ ऑप्शन है फिजिकल डेवलपमेंट अकर्स रैपिडली विद द डेवलपमेंट ऑफ फाइन मोटर स्किल्स, यानी कि जो आपका फिजिकल डेवलपमेंट है यानी शारीरिक विकास है वो बहुत तेजी से होता है, कब, और विद द डेवलपमेंट ऑफ फाइन मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स का शारीरिक विकास से ऐसा कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। फाइन मोटर स्किल्स में तो आपके हाथ तो पहले से डेवलप्ड हैं, वो उसमें बाद में लिखने, आपके हाथों और आंखों की मसल्स में पक्का वो हो रहे होते हैं, यानी आपका जिसको हम कहते हैं, एग्जैक्ट वर्ड मुझे याद नहीं रहा, क्या, आई हैंड कोऑर्डिनेशन तो होगा ही, हाँ कह सकते हैं, ठीक, तो वो कंसोलिडेट हो रहा होता है आपका विकास जो है। और अगर हम देखें यहाँ पे तो फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल का डायरेक्ट संबंध जो है फिजिकल डेवलपमेंट रैपिडली होने से है कि आपकी बड़ी मांसपेशियों का, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन बनता ही नहीं है, मोटर डेवलपमेंट से रिलेटेड ऑफ कोर्स। और अगर हम देखें यहाँ तो सिर्फ ऑप्शन जो है एक ही सही बचता है इस हिसाब से कि द लिम्स कंटिन्यू टू ग्रो फास्टर देन द हैंड्स एंड फीट, यानी जो अंग हैं आपके या लिम्स हैं, ये वाला जो पार्ट है, हाथ हैं, पैर हैं, तो ये आपके पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं, अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। सेंटर टू आउटवर्ड, कि आपका शोल्डर से फिर बाहर की तरफ विकास जाएगा। ग्रॉस टू फाइन भी बोल सकते हो आप इसको, ग्रॉस टू फाइन मतलब पहले आपकी बड़ी मांसपेशियों पे कंट्रोल आ रहा है, फिर बाद में जाकर के पहले आपके कंधों पे, फिर आर्म्स पे, फिर आर्म्स के बाद हैंड्स पे, हैंड्स के बाद ये आपकी फिंगर्स पे, तो ये नियर टू फार या ग्रॉस टू फाइन चलता है। आगे बढ़ेंगे तो ये एक बात है, क्योंकि हैंड और फीट की अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आपके हाथों पे आपका जो ये लिम्स है, हाथ और पैर, इन पे विकास तेजी से हो रहा है इनका, बाद में जाकर के इसके बाद होगा आपका हाथ, ये उंगलियों और हाथों का विकास। तो लिम्स जो हाथ, लिम्स का मतलब यहां बाहों और टांगों से है, ठीक है ना, हाथ पैर पे बाद में जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, फटाक से समझेंगे और बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिसलेक्सिया, यानी पठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषता है, डिसलेक्सिया का मुख्य लक्षण है जिससे आप डिसलेक्सिया को पहचान सकते हैं। डिसलेक्सिया क्या है, पठन संबंधी विकार है, रीडिंग डिसऑर्डर है। ईशान अवस्थी याद कीजिए तारे जमीन पर मूवी का, इन बच्चों को बी को डी पढ़ लेते हैं, 6 को 9 पढ़ लेते हैं, बेसिकली पढ़ने में दिक्कत होती है इनको, रिकॉग्निशन में लेटर्स के, क्योंकि सिंबल्स और साउंड को साथ में जोड़ के नहीं समझ पाते हैं। ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन है डिफिकल्टी इन क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी रचनात्मक समस्या समाधान में कठिनाई, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं, यहाँ तो लिखने पढ़ने में ही दिक्कत है। डिफिकल्टी इन फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग, ये बात एकदम सही है, फोनोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब है ध्वन्यात्मक, फोन जहां आ गया मतलब साउंड की बात हो रही है। अब यहां बोलने में दिक्कत नहीं है, वो डिस्फेजिया में होगी कि समझने में भाषा को और बोलने में दिक्कत हो रही है, लेकिन यहां पे अगर हम देखें डिफिकल्टी इन फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग का मतलब है कि पढ़ने में दिक्कत हो रही है। फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग में क्या है, जो सिंबल है, ए क्या है, एक सिंबल है, ये ए की जो साउंड है उसके साथ जाता है, सिंबल प्लस आपका जो साउंड है, इसके कॉम्बिनेशन में दिक्कत होती है, और ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, यानी प्रोसेस इस तरह से करता है इनका ब्रेन के बी को डी की तरह देख पा रहे हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, जो सेम मिलते जुलते लेटर्स होते हैं, पढ़ने में भी दिक्कत होती है क्योंकि साउंड और सिंबल को साथ में जोड़ करके प्रोसेस नहीं कर पाता ब्रेन। तो ये आपका लर्निंग डिसेबिलिटी है, एक एलडी जिसको हम कहते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी जो टर्म है ये दिया था सैमुअल किर्क ने 1960s में। तो सिंबल प्लस साउंड यानी फोनोलॉजिकल प्रोसेस में दिक्कत होती है, और इसको ठीक कैसे किया जाएगा, तो फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग के द्वारा ही, या फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग दे करके, कि साउंड और सिंबल को साथ में मिला करके एक ट्रेनिंग दी जाती है, तब वो धीरे धीरे ठीक, मतलब पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाएगा, लेकिन काफी हद तक आप इसको बेहतर कर पाएंगे। तो फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग के माध्यम से ही ठीक होता है, जहां पे साउंड और सिंबल्स की प्रैक्टिस कराई जाती है। तो दोनों बातें मैंने आपको बता दी, और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है एक तरह की। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा और बताइएगा,
इम्पेयरमेंट इज डैश, इम्पेयरमेंट इज अ डैश कंडीशन वाइल डिसेबिलिटी इज अ डैश कंडीशन। ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, और बहुत पुराने समय में नहीं, जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं पिछले 2-3-4 साल के अंदर अंदर ही आए हैं, 3 साल के अंदर अंदर ही आए हैं, जब से पैटर्न चेंज हुआ है। बाध्यता एक